एक्स्ट्रा, अब हमेशा ये बोलोगे एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है ये? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन। और ये इंसुलिन का काम है। अब जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बताओ क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। और ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है? ब्लड का कंसंट्रेट होना, बीपी आपका बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, ये ध्यान रखना है मिलेटस तब होगा, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए। पहला वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए, मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज एक लंबे टाइम तक। लंबे टाइम में जैसे अपन मान लें कि कुछ महीनों तक या इवन एक साल तक है, जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपका है वो है मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है डायबिटीज मिलेटस। ये एसोसिएटेड है किसके साथ? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो आपके यूरिन के साथ ग्लूकोज आएगा और उसके साथ कीटोन बॉडीज बनेंगी, तो बॉडी में स्टोन का भी फॉर्मेशन हो जाता है कई जगह पे। डायबिटिक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं, एक तो इंसुलिन थेरेपी है। अब वो एक तो आपका डाइट कंट्रोल करना है, अगर वो नहीं होता है तब आप इधर आ जाते हैं। आपको मैंने ये बात कर ली थी कि हाइपोसिक्रीशन क्यों होगा, है ना। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में लेस सिक्रीशन नहीं होता, मान लो कि मैं खुद की बात करूं, मेरी इंसुलिन मेरा जितना बॉडी बनाता है उतना ही सिक्रीट होगा। मींस पैंक्रियाज एक लिमिटेड एक फिक्स अमाउंट है, वो उतना ही इंसुलिन पर डे के बेसिस पर सिक्रीट करेगा। और वही हम उसके उल्टा काम करें कि हम पर डे के बेसिस पर ग्लूकोज का इंटेक बहुत ज़्यादा करते रहें। जैसे आपको मैं 10 बार चाय पी लूँ पूरे दिन, है ना, बढ़िया वाली चाय वो चीनी के साथ, तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएगा। इवन अपने फूड में हम कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट खूब ढेर सारा भर लें तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इंसुलिन हमारा फिक्स्ड है, इंसुलिन का अमाउंट फिक्स्ड है। सम वेरिएबल अमाउंट हो सकता है, कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बढ़ता नहीं है। तो अब अगर लगातार आप यही इनटेक रखते हो, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इंटेक रखते हो, तो एक नॉर्मल जो बीइंग है जिसका हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में नहीं है इंसुलिन, उसको भी डायबिटीज़ हो जाएगा, उसको भी डायबिटीज़ हो जाएगा। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, हाँ, जिसका डिफेक्टिव पैंक्रियाज है, जिसको हाइपोसिक्रीशन का प्रॉब्लम है, उसको इंसुलिन का, उसको डायबिटीज़ हो तो बात समझ आता है। उसके लिए वो प्रॉब्लम है कि भाई उसका पैंक्रियाज जितना इंसुलिन बनाना चाहिए उतना बना ही नहीं पा रहा, तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन में जाए तो बात समझ आती है, ठीक है। उसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ठीक है, वो उसको भाई है वो प्रॉब्लम, जेनेटिक भी होता है ये, है ना। अब जिसको, है ना, अब भूख लगने का मतलब ये नहीं होता कि अभी आपने खाया है, एक इंडिविजुअल की डाइट होती है, अमाउंट होता है फूड का कि उतना खाया, 2-3 घंटे बाद फिर से भूख लग गया, तब प्रॉब्लम है। ऐसा होता देखा होगा ना कि कुछ लोग हैं वो पूरे दिन खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, वो एक्सेसिव हंगर है। और हंगर को कंट्रोल करना आपको, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कैसा कैसा फीलिंग आता है ना भूख में, है ना। तो वो ज़्यादा एक्सेसिव हंगर भी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए हमेशा, बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराने से ये कहा जाता रहा है कि हमेशा अपने भूख का, जितना भूख है उससे एक रोटी कम खाओ। इंक्लूड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही समझ रहे हो, बॉडी का सारा जो आयोनिक बैलेंस है वो बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है, आपकी बॉडी ठीक वर्क नहीं करेगी, इवन ब्रेन भी नहीं करेगा। डिहाइड्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रेन का होता है, ब्रेन आपका उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। लॉस ऑफ वेट एंड टायर्डनेस। अब कहोगे कि भाई डायबिटीज हो गया है तो आपका वेट बढ़ना चाहिए, ग्लूकोज तो बढ़ गया ब्लड में। नहीं, वेट अचानक से कम हो जाएगा। अचानक से मतलब कुछ 2-3 महीनों में ही ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो डायबिटीज बढ़ने से वेट लॉस होता है, और वेट लॉस अचानक से होना भी हमारा रहेगा ही। जब डिहाइड्रेशन है
तो टायर्डनेस रहेगा, ये फिक्स है। इवन आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अभी डायबिटीज के बाद इनसे और क्या प्रॉब्लम होएगी? ड्यू टू एक्टिव एंड इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ फैट एंड फैटी इन फैटी टिश्यू, कीटोन बॉडीज बन जाती हैं, जो आपको क्या करेगा? एक प्रॉब्लम कीटो एसिडियोसिस, कीटोन बॉडीज बनेगा और ये कीटो एसिडियोसिस बनने शुरू हो जाते हैं। एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कीटो एसिडियोसिस एंड डिहाइड्रेशन हाइपरग्लाइसेमिया कॉजेज डायबिटिक कोमा। इन सभी प्रॉब्लम्स के इकट्ठा होने के बाद साथ साथ आप डायबिटीज की वजह से कोमा में जा सकते हो, ठीक है। और टू द पेशेंट एंड पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड इवन में डाई, मर भी सकते हो। डायबिटीज को हल्के में लेते हो, हाई ब्लड शुगर मिलेगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, फीलिंग थर्स्ट, फीलिंग हंगर, हमेशा कुछ ना कुछ ठूंसते रहोगे। इसलिए ये सब बंद करो, और अगर ऐसा कुछ घर में चल रहा है तो वो भी बंद करो, है ना, नहीं होना चाहिए। और एक हार्मोन आपका है सोमैटोस्टैटिन, इसकी बात हमने कर ली थी, जो आपका ये डेल्टा सेल पैंक्रियास का जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का डेल्टा सेल भी था, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन। डेल्टा का सिक्रीशन है सोमैटोस्टैटिन एंड इट रेगुलेट्स द इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये कुछ साइंटिस्टों का मानना है, अभी प्रूवन नहीं कहा जा सकता, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसे पीपी भी कहेंगे, सिक्रीटेड बाय एफ सेल या पीपी सेल, जो आपने उधर देखा था। एंड इट फंक्शन अननोन येट, एंड ये कंट्रोल करता है आपका फूड, ये जो आपका डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन एक्चुअली इंटेस्टाइन में। हाँ, अभी अननोन है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये अभी क्या करता है। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं इधर, आप देखो और बताओ फटाफट। गोनैड्स में दो आपके ऑर्गन्स आएंगे, मेल बॉडी में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। वैसे गोनैड्स का काम, जो मेन फंक्शन है, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट या जर्म सेल, गैमीट बनाना होता है। इसके साथ साथ ये कुछ हॉर्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटल सैक, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मेल इंडिविजुअल में, है ना। एंड ये परफॉर्म करता है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उनको बोलते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? जो गैमीट फॉर्मेशन करता है। मेल बॉडी का और भी जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है, बट इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। इधर इनके स्ट्रक्चर में जाओगे टेस्टिस के, तो आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत फाइन ट्यूब्स होती है उधर, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कही जाती हैं। एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू, इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के जो टिश्यूज हैं उनको इंटरस्टिशियल टिश्यूज कहा जाता है। जैसे अपन ने मान लिया कि ये कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो एपिथेलियल सेल से बना होता है। एपिथेलियल सेल का एक ट्यूब होता है, एंड इसके बीच में, इनके बीच में कुछ सेल्स का क्लस्टर होता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल या स्ट्रोमल सेल बोलते हैं। तो इन्हीं सेल्स का सिक्रीशन होता है, कुछ हॉर्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं। जो इंटरस्टिशियल सेल है उनका नाम याद रख लो, लेडिग सेल भी उन्हीं को बोला जाता है। इन सेल्स को लेडिग सेल्स भी बोलते हैं, जो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच प्रेजेंट इंटरट्यूबुलर स्पेस। इंटरट्यूबुलर स्पेस का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जो बीच में स्पेस होता है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके बीच में जो स्पेस होता है उधर ये लेडिग सेल्स प्रेजेंट होती हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस में। एंड ये सिक्रीट करता है ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स जिसका नाम है एंड्रोजेंस। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, जिसमें से एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन है एंड्रोजन का, मेनली यही हमारा बॉडी में ज्यादा चेंजेस करवाता है, तो इसका नाम हमें याद रखना है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडेमिस, और भी जो अभी अपन
पढ़ेंगे, ये पढ़ा हुआ है सब कुछ 10th में, या फिर अभी आपका +2 का सिलेबस होता है वहां पढ़ेंगे। एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारे स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही हैं, बट ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, है ना। तो इनके डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और इनका प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहे, ये सब कुछ कंट्रोल करता है ये एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस का सिक्रीशन नहीं हुआ अगर या कम हुआ तो इनका डेवलपमेंट इंपैक्टेड होएगा ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसलिए हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ द गोनेट्स भी बहुत जरूरी है, मेलनेस के लिए तो जरूरी है ना। तो दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, जो कि एक आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मस्कुलर ग्रोथ में अगर मेल की बात करें तो मस्कुलर ग्रोथ जैसे आपके आर्म्स का होना चाहिए, बाइसेप्स वो ट्राइसेप्स की बात करते हैं, है ना। एंड चेस्ट रीजन पे मसल्स ज्यादा आती हैं, ये मेल की बॉडी का चेंजेस होता है, फीमेल के लिए अलग है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर आप बियर्ड एंड मुस्टैच से समझ सकते हो, एक्सियल हेयर आपके चेस्ट रीजन पे आता है। एग्रेसिवनेस भी मेलनेस का ही सिम्टम है, ज्यादा एग्रेसिव होता है मेल। एंड लो पिच ऑफ द वॉइस, ये तो आपको पता ही है, भारीपन आता है आवाज में। बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस करवाता है ये आपका टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सारे जितने चेंजेस आपने देखे हैं ये सभी क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। ये आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है ये सारा चेंज। play a major role in stimulatory role in the process of spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अभी नहीं, अपन 12th में इसके बारे में बात करेंगे क्या इसका रोल है, बट हाँ ये जरूर याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड्रोजन का काम एक और होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एंड इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं लिबिडो। क्या मेल सेक्सुअल बिहेवियर का, आपका बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं मेल जिसे कहते हो, है ना। अपोजिट सेक्स के लिए आपके दिमाग में एक जो अट्रैक्शन का वो डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ आपका, ये सब कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है। यही हार्मोन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कितना क्लियर कट बात लिखा है। एनाबोलिक इफेक्ट कॉज करता है प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। मतलब कि जब आप प्यूबर्टी में आते हो तो आपकी बॉडी में बिल्डिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। प्रोटीन का एनाबोलिज्म का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का स्टोरेज, प्रोटीन कहीं बॉडी में स्टोर होगा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल फेज है, इसमें बॉडी में बहुत सारा चेंज चल रहा होता है, तो ज़्यादा प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होती है, एनर्जी भी बहुत चाहिए होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी बट एनाबोलिज्म चल रहा होता है, स्टोरेज बहुत होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका खाने का सिस्टम ठीक नहीं रहा तो ये सब कुछ ठीक कैसे चलेगा। अब देखो इधर गोनेट्स फीमेल के लिए क्या बोलोगे, ओवरी, और ये भी इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। जो इनका बॉडी में एक साइक्लिक चेंज चलता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी, कोई एक ओवरी पेयर्ड होती है ना, एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, इसके साथ साथ ये भी कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जिसका नाम क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन का नाम आप जरूर याद रखना। अब जो ये एग का डेवलपमेंट होता है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवरी के अंदर ही ये सारा कुछ चेंज चल रहा होता है, उस फॉलिकल की सेल्स का सिक्रीशन होता है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे मान लो कि ये एक एग है, इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स इसको घेर के रखते हैं, इसको सराउंड करते हैं, इनको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल, और ये फॉलिकुलर सेल ही इस एस्ट्रोजन का,
प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। जैसे एग रिलीज, जब तक एग बन के रिलीज नहीं हो जाता तब तक ये फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन का मेनली सिक्रेशन करता है। जब ये रिलीज हो जाता है तो ये फॉलिकुलर सेल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है इस प्रोजेस्टेरॉन का। है वही सेल बट उनमें चेंजेस होने की वजह से फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन के अपना वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रहा होता है। एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करा जाएगा एंड सिक्रेट करा जाएगा ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। जब ये ओवेरियन फॉलिकल बन रहा होता है तब करा जाएगा। जब ये इससे एग बाहर आ जाएगा, एग रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ओवेल्यूशन, है ना। तो ये जो फॉलिकुलर सेल रप्चर होके बाहर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और ये सिक्रीट करता है हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन का। तो दो फीमेल हार्मोन है, ये जरूर याद रखना। एस्ट्रोजन का काम क्या है वो देखो। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंज एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो थे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने का जिम्मेदारी इस एस्ट्रोजन का है। एंड उसके साथ साथ एस्ट्रोजन क्या कराता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट भी ये कराता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जो मेल का जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखा था वैसा फीमेल का बॉडी में भी ये चेंज कराता है। जैसे आपका हाई पिच वॉइस का, है ना, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, है ना, ये जो सारे चेंजेस हैं और आपने वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया था, है ना। पेल्विक गर्डल में भी चेंजेस आता है, वो सब कुछ चेंजेस ये हार्मोन्स करवाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ये बिहेवियर है, ठीक है। और एक बात और आपको भी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, अभी तो ये खत्म कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। प्रेगनेंसी के लिए ये इस हार्मोन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम। और आज का रूटीन लाइफ जो है बहुत बर्बाद है, तो सबसे ज्यादा समस्या इसी के साथ आती है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत इम्बैलेंस्ड है और इसकी वजह से आज देख लो, आई थिंक आप लोगों ने उस टाइम आपका बचपन रहा होगा तो उतना ध्यान नहीं दिया होगा। जितने आज के दौर में आईवीएफ सेंटर या फिर जो आपका ये गायनो के डॉक्टर्स हैं या फिर आपके जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बूस्ट होती जा रही हैं, ये कुछ पिछले 5-10 सालों में हुआ है। मैं अपने मुझे जब से समझ है, मुझे पहले तो ये ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं समझ आता था। ये आईवीएफ का नाम ही नहीं हमें पता था। +2 तक तो पता ही नहीं था क्या होता है। हाँ, थ्योरेटिकली पता था, अगर हम सोचते भी थे तो ये लगता ही नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। आज तो हर न्यूज़पेपर में ऐड आता है, हर टीवी पे ऐड आता है ना। ये सब क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लोग कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। तो ये बिजनेस है। और प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है उसका रीजन मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी और लोगों की लापरवाही की वजह से। लापरवाही है, बर्बाद जीवन जीने का तरीका, उसको ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेस्टेरॉन आपका और काम करता है किस पर, मेमोरी ग्लैंड पर, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। मेमोरी ग्लैंड का वो स्ट्रक्चर जो मिल्क सिक्रेशन करता है उसको भी हम एल्वियोलाई ही बोलते हैं, जैसा आपने लंग्स में देखा था, है ना, एल्वियोलाई उधर भी होता है, सेम एज स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई मेमोरी ग्लैंड्स में भी मिल्क का सिक्रेशन करता है ना। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिल्क को स्टोर करता है एंड मिल्क सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मदर का नेक्स्ट जो मेन रोल है वो यही है, फीडिंग ऑफ द यंग वंस। तो फीडिंग कहाँ से कराएगा, मिल्क का ही कराएगा, तो ये भी जरूरी है। और आज की माओं का तो क्या ही कहें,
दूध के नाम पे पाउडर दिया जा रहा है, ठीक है। अब नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात हुई थी। अभी तक तो हमने डिस्कस करा क्या ऑर्गेनाइज्ड 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 वाले। नॉन ऑर्गेनाइज्ड में हार्ट था, किडनी था, जीआई ट्रैक्ट था और क्या था, यही थे, है ना। इनके पास लीवर था, है ना। इनमें जो एंडोक्राइन सेल्स है वो क्लस्टर में नहीं होता। इधर अभी तक जो हमने बात किया तो ग्लैंड है, क्लस्टर में है, उनका सिक्रीशन ब्लड में है और जहां उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन इधर इनके पास क्या है, क्लस्टर में सेल्स नहीं है। जैसे पहला हम बात करें हार्ट में, एट्रियल वॉल ऑफ और आर हार्ट, एट्रियल वॉल का मतलब ऑरिकल का जो हार्ट वॉल है, उनके पास आपके कुछ सिक्रीटरी कुछ सिक्रीशंस करते हैं, जैसे पेप्टाइडल हार्मोन है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ भी बोला जाता है इसको, जो आपका क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन के लिए एक तो आपका वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ही है, उसके साथ साथ ये हार्मोन भी काम कर रहा होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, जो हार्ट की ऑरिकल का वॉल से सिक्रीट होता है। ये आपको याद रखना है। When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of blood vessel and reduces the blood pressure. डायलेट हो जाएगा तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। किडनी में भी यही आपने देख लिया है, इसके लिए हमें बात करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, है ना। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किडनी की प्रोड्यूस करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कहाँ, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स में। ऐसे जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक अब आपका सिलेबस नहीं रहा है, लेकिन हार्मोन्स के बारे में पता होना जरूरी है। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से स्टार्ट है एनस तक, उनसे भी बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और उनका रोल क्या है वो भी हमें आपको समझना होगा। एंडोक्राइन सेल्स अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ये सिक्रीट होता है, जिसमें से 4 मेन है, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, क्या है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनका गैस्ट्रिन का काम देखो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, स्टमक की वॉल में, एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। जब आप फूड इनटेक कर लेते हो, फूड मीन्स खा लेते हो, तो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ता है, NaCl का सिक्रीशन आपका बढ़ेगा और पेप्सिनोजेन का भी सिक्रीशन बढ़ेगा। और आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ, स्टमक, इसके पहले कहीं नहीं होता। और HCl क्या करता है वो आपको पता है, माइक्रोब्स को किल करना, चर्निंग ऑफ फूड का काम करना, है ना, एसिडिक मीडियम बनाना, ये सब जरूरी है फूड अपने डाइजेशन के लिए। अगर ये सब नहीं हुआ ठीक ठीक तो डाइजेशन नहीं, इनडाइजेशन हो जाएगा। सिक्रेटिन की बात करें तो ये जो आपका काम करता है वो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज पर काम करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। पैंक्रियाटिक जूस में वाटर एंड बाइकार्बोनेट का ये सिक्रीशन बढ़ाता है सिक्रेटिन, ठीक। कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करें तो ये दोनों पर काम करता है, पैंक्रियाज पर, गॉल ब्लैडर पर, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। अब आप कहोगे कि बाइल जूस का सिक्रीशन तो लीवर करता है, लीवर सिंथेसिस करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो जब आप फूड इनटेक करते हो तो आपको इंस्टेंट जरूरत होती है बाइल जूस की। आप कितना फैटी फूड खाते हो उसके ऊपर डिमांड, अब उतनी जरूरत होती है आपके बाइल जूस की। वो बाइल जूस आपका जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है वही यूज होता है। इसलिए आप अगर कुछ दिन लगातार फैटी फूड खा लो, कुछ दिन, 2-4-6 दिन, आपको आप इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होनी फिक्स है, क्योंकि जो स्टोर्ड बाइल जूस है वो खत्म, या लगभग आपका गॉल ब्लैडर में बाइल जूस बनता ही, स्टोर ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप फैट ज्यादा खाओगे तो वो सारा यूज होता रहेगा। इवन आप कुछ टाइम तक फैटी फूड ज्यादा खा लो तो आपको एक बीमारी हो जाती है, फैटी लीवर, वो आप जिसे कहते हो कि लीवर में सूजन आ गया,
होता है कि नहीं होता? तो फिर वो डॉक्टर के पास भागना होता है। एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की बात करें तो ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, जैसे अभी सबने मुझे जैसे बात करें तो अपन हमेशा तो फूड इनटेक नहीं करते हैं, मतलब पेट में हमेशा स्टमक में फूड नहीं होता है। अभी सुबह जैसे आप बात करें तो चाय पिया होगा, बिस्किट खाया होगा, कुछ आपने हल्का सा ही खाया होगा। उस टाइम पे आपका जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, तो आपका पेरिस्टालिसिस भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए, तो उसको कंट्रोल करता है। मतलब जब पेट खाली है, स्टमक एम्प्टी है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ना हो, कम हो भी तो बहुत कम हो, और उसकी जो मोटिलिटी है, जो पेट अपना पेरिस्टालिसिस बहुत स्ट्रांग पेरिस्टालिसिस करता है, वो भी रिड्यूस्ड हो। नहीं तो आप देखो जब पेट खाली हो जाता है ना, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो वो पेरिस्टालिसिस की वजह से ही आती है। जो उसमें लिक्विड कंटेंट है वो इधर उधर मूव हो रहा होता है, तो लगता है कि चूहे डोल रहे हैं, है ना, यही होता है, पेट में चूहे डोल रहे हैं। ठीक है। Several other non-endocrine tissues secrete hormone, growth factor. These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing regeneration. और भी कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो टिश्यू के लेवल पर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। जैसे कहीं आपको चोट लग गया तो उधर का जो हीलिंग प्रोसेस है, रिपेयरिंग या रीजनरेशन है, उसको ठीक करता है।